बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड आपने अच्छा सा गुजारा होगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, जो सोचा होगा। कुछ आजकल दावतें, कुछ फेस्टिवल्स, कुछ लाहौर के अंदर बड़ी खाने पीने की एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। वैसे ओवरऑल मुझे नहीं पता, मैं लाहौर में रहती हूँ तो मुझे लाहौर का पता है कि यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स वगैरह भी चल रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को वीकेंड पे वो एंजॉय करते हुए भी देखा है। सो आई होप कि सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज आप मंडे को तैयार होंगे बहुत सारी खबरें, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक्स को सुनने के लिए, इस पर डिस्कशन सुनने के लिए। लेकिन आज का दिन जी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। किस लिहाज से? अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आज सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे वाशिंगटन डीसी में। जी आपको पता है ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होने थी और हो रही है इनफैक्ट, लेकिन सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसको इंडोर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद ज़्यादातर जो मेहमान हैं वो ज़ाहिर बराह रास्त उसमें शिरकत नहीं कर पाएंगे। चूँकि माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कम तरीन दर्जा हरारत को देखते हुए कहा जा सकता है कि सदर ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है गुज़िश्ता 40 बरस में सर तरीन दिन में होने वाली तकरीब हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ जी जो नौ मुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वाशिंगटन में एक रैली से बात भी की, जिसमें उन्होंने अपने मुतवक्किल प्लान के हवाले से या इक़दामात के हवाले से कुछ बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि जो बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को वो मनसूख कर देंगे। गज़ा में जंग बंदी मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए एक बहुत अहम कदम है और ईरान के पास अब हमास की मदद के लिए पैसे नहीं हैं। नौ मुंतखब सदर ने कहा है कि आपको कल यानी आज का दिन टेलीविज़न देखने में बहुत मज़ा आएगा। और ट्रंप की जो आमद है उसको पाकिस्तानी सियासत से बहुत सारे लोग मनसूख करते हैं, लेकिन आज ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी जिसको पूरी दुनिया में देखा जाएगा और जो भी सारे सीन होगा हम आपके साथ ऑन एंड ऑफ शेयर करेंगे। लेकिन उनकी जो सदर के हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या होगा, इसमें आज हम अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में कुछ डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन चूँकि आजकल क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है अब हमारे मुल्क के अंदर, तो हम सियासत से पहले अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें ये सब शेयर करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ राना आदिल साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका आने का। उसके साथ साथ सैयद मोहम्मद अवैस होंगे हमारे साथ, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अवैस मैं आपको मार्जिन देती हूँ क्योंकि आप हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। तो अवैस, कल के मैच पे क्या तरजीह देंगे? आगाज करें। देखिए, कल के मैच की अगर बात करें तो अच्छी बात है। पहली बात तो कौम को मुबारकबाद हो कि पाकिस्तान ने जीत अपने नाम की। आपको पता है हिस्टोरिक विन है क्योंकि बहुत अरसे के बाद वेस्ट इंडीज की टीम जो उनकी पाकिस्तान आ रही है। लेकिन थोड़ा सा अर्मिला, मुझे पता है बहुत से लोग शायद इसके मेरे अभी बात करते हुए कमेंट भी कर रहे हो, शायद नीचे ही कमेंट स्टार्ट हो जाए, लेकिन हमें समझनी पड़ेगी। देखिए, इट्स नॉट अ लॉन्गर प्लान। आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, अगर आप हुस्न की बात करें तो देखें एक पेस बैटरी नाम की चीज होती है जिसको आपने इस विकेट्स बना के बिल्कुल खत्म कर दिया, दफन करते हुए जा रहे हैं। देखिए, आपके 2 टेस्ट मैचेस की बात करूं इससे, और पिछले अगर टेस्ट मैचेस की बात करूं तो आपके 50 जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, 50 जो विकेट्स हैं वो आपके स्पिनर्स ने ली हैं। आपके कहीं पेस बैटरी आपको नजर नहीं आ रही। तो यार जो विकेट्स आप बना रहे हो, हैट्स ऑफ है कि आप अच्छी बात है, आप एडवांटेज देते हो अपनी होम टीम को, आप सारे मामला करते हो। लेकिन अगर आप दूसरे पहलू पे देखो, आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पेस बैटरी बिल्कुल दफन होती जा रही है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं आपको गौर फिक्र करना पड़ेगा आगे आते हुए। देखें, आप अभी तो कर रहे हैं ना, मैं भी खुशी मना रहा हूँ, अच्छी बात है, लिटरली पाकिस्तान जीता, अच्छी बात है कि आप बैक ऑन द ट्रैक आपको नजर आए। आप चाहोगे कि आपका जो साइकिल है वो खत्म हो रहा है तो अच्छे उसको ट्रैक रिकॉर्ड पे आप खत्म करें। अगला आपने टेस्ट सीरीज 9 महीने के बाद खेलनी है। आपने फिर 14 महीने के अंदर, अनफॉर्चुनेट है कि आपने शायद 2 टेस्ट मैच सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान में तो आप ठीक है, ये कंडीशंस बना के आप अपने आप को सेव कर लोगे, लेकिन आपने जो 3 टेस्ट मैचेस जाके इंग्लैंड में खेलने हैं उसका फिर क्या? मैंने कहा ना कि 2 चीजें यहाँ पर, आपके स्पिनर्स तो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आपके जब बैट्समैन की बात करते हो वो स्ट्रगल करते हुए आपको साफ सी बातें नजर आ रहे हैं। जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो इशू पाकिस्तान का नजर आता है कि हमेशा लेफ्ट आर्म के अंदर कहीं ना कहीं वो जो एक लव स्टोरी हमारे बैट्समैन की है वो आपको नजर आती है कि बैट एंड पैड का जो गैप है आपका, आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो
अब मैंने कहा ना, मुझे पता है बहुत से लोग इस चीज पे तनकीद कर रहे होंगे, लेकिन लेट्स कम टू रियलिटी। मैं ऐसा फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट, मुझे तकलीफ होती है कि पेस बैटरी आपकी नजर नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रियलिटी चेक भी हमारे पास होना चाहिए। और आप सही कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन एक जगह, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान, आदिल साहब जैसे अवैस ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। आपका कमेंट इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं अवैस की इस बात पे एग्री करूँगा कि जहाँ पे एक तरफ हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने कल का मैच जीता है, लेकिन इसमें आप देखें कि हमने इससे अभी कल के मैच को आप निकाल दें, पीछे भी आप जाएंगे तो हमने एक स्पिन ट्रैक बनाया, लेकिन कल की जो विकेट बनाई है आपने वो तो बिल्कुल एक डेड विकेट बना दी कि जहाँ पे बैट्समैन को कुछ खुल के खेलने का मौका नहीं मिल रहा। एक नया लड़का आया है आपका मीर हमज़ा, ठीक है, तो ऐसे लड़के जब आएंगे तो आप इस तरह की विकेटों पे उनको चांस दोगे। और कल तो वो एक नया लड़का था मीर हमज़ा। उसके अलावा आप देखिए कि कल की विकेट पे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बैट्समैन होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो परफॉर्मेंस दे पाता। तो ये तो या तो पिच क्यूरेटर को मेरी नज़र में किसी साइकिट्रिस्ट को चेक करवाने की ज़रूरत है, या फिर बोर्ड के लोग जो हदायत दे रहे हैं कि जब हम देखें बाहर जाते हैं वहाँ पे हमें फास्ट ट्रैक मिलता है। तो पाकिस्तान में तो हमने खेल लिया जी, हमारी अपनी होम ग्राउंड है, यहाँ पे हमने स्पिनिंग ट्रैक बना लिए। आज तक हम एक फास्ट ट्रैक नहीं बना सके, और जिसकी कमी हमें जब हम बाहर जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पर जाके हमें महसूस होती है। तो मेरे ख्याल में ये टेस्ट क्रिकेट का हुस्न नहीं है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। वैसे भी आदिल साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है, हम इस बात से अग्री करते हैं कि हमने अपने प्लेयर्स को होम ग्राउंड पे रहने का मार्जिन दिया, जो कि सिर्फ बॉलिंग के लिए एज यू सेड के सूटेबल था। बैटर्स वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। व्हाट यू थिंक कि हमें अब इतना जो के लिए मैं बाइस्ड का लफ्ज़ तो नहीं कह सकती, आई एम नॉट श्योर कि इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, कि हम अपने होम ग्राउंड पे इतना ज़्यादा एज लें कि कहीं ना कहीं फॉर द लॉन्गर रन हम अपनी टीम को या अपने ही फॉर्मेट को या अपने प्लेयर्स की स्ट्रेंथ को चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए अर्मिला, दो चीजें हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल्स की बात करती हैं तो आपके हेड कोच आके कहते हैं कि घास को उड़ा दें, आपने पता पूरा ग्रीन अपना बनाया हुआ था, वो हम तो मीम्स में मशहूर है ना, वो लोग कहते हैं शायद गोभी का फूल अंदर उग रहा है, जिस तरीके से हमने पूरा कवर किया हुआ मुल्तान की विकेट को। आप उसको हीट करते हो, आप ग्रास को ड्राई करते हो, ठीक है, आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो अपनी टीम को, ये हर दुनिया की क्रिकेट करती है। मसला मेरा ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो, देखो ना, आप कंपेयर करते हो इंटरनेशनल वर्सेस अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को। आप इंटरनेशनल के ऊपर आप घास को उड़ा के आप स्पिनर्स को डोमिनेट करवा रहे हो। वैसे अगर आप डोमेस्टिक के अंदर चले जाओ, जिस वक्त सीजन आपका खत्म हुआ है, वहां पर आपने ग्रीन टॉप विकेट्स बनाई हुई है और वहां पर मीडियम पेसेस आपके विकेट्स ले रहे हैं। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही ना कि आप किस सीध के अंदर जा रहे हैं, आप आखिर करना क्या चाह रहे हैं। आप एक डायमेंशनल चले ना। फिर एक अनफॉर्चुनेट एक सबसे बड़ा जो मसला है, जब आप अपना टेस्ट कैलेंडर उठा के देखते हैं, देखें आप अपने स्पिन ट्रैक बना के अपने स्पिनर्स को डोमिनेट करते हुए जाएंगे आप, ठीक है, आपके स्पिनर्स डोमिनेट करें, लेकिन मैंने कहा ना, ऐसा फास्ट बॉलर, इस वक्त लोग बहुत से फास्ट बॉलर्स देख रहे होंगे, लिटरली हर्ट होता है। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है टेयर अवे क्विक की, वो किधर गया आपका टेयर अवे क्विक? आपने खुद खत्म किया है। आपके पास अभी 140 145 वाला टेयर अवे क्विक नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि आपने विकेट जोन सी आपने बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक बना दी हुई है, स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ठीक है, आपके स्पिनर्स को तो एज मिल रहा है, आप जीत रहे हो, लेकिन आप दूसरे एंड पे देखो ना, आपके बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे स्कोर नहीं हो पा रहा। दैट मींस कि आप लॉन्गर रन की तरफ नहीं जा रहे हो, आप शॉर्टर अपना उसको जो सा आप शॉर्टर प्लान्स की तरफ जा रहे हो। ये पाकिस्तान को लिटरली जाके हर्ट करेगा। मैंने कहा ना, कल भी मैं देख रहा था, बहुत से लोग मुझ पर तनकीद इस चीज पे कर रहे थे, भाई क्रिकेट को समझ लो, मेहरबानी करो, फास्ट बॉलर भी कोई चीज होती है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो हुस्न होता है क्रिकेट का, आपने उसको बिल्कुल दफन करके रख दिया हुआ है। अच्छा, वैसे जो 3 स्पिनर्स लेके गए थे हम, और जिस पे हम खुश भी थे, और जाहिर है फिर अब ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो एज तो मिला, वो आपकी बात अपनी जगह पे बरकरार है। परफॉर्मेंस भी अच्छी दी तीनों ने। देखें, अगर आप साजिद खान की बात करें तो यार हैट्स ऑफ टू हिम। देखें, जो भी था मामलात अपनी जगह, फास्ट बॉलर का गुस्सा तो मैं निकालना था लेकिन अपना अगर आप स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स पे एक चीज आपको डोमिनेशन समझनी पड़ेगी कि वो एक टैग आपको पता है, हमेशा उस बेचारे ने कहा कि जब भी मैंने परफॉर्म किया तभी मैं ड्रॉप हुआ टीम से। ये होता है जब आप लॉन्गर फॉर्मेट्स खेलते हो, जब आपको लॉन्गर स्पेल्स आते हैं करने, तो आपको वेरिएशंस, आपको जिस तरीके से आप माइंडसेट के साथ जाते हो आपको नजर आता है। देखिए, न्यू बॉल को स्पिन कराना आसान चीज नहीं होती, बेशक आपके पास वेयर एंड टेयर विकेट के अंदर हो, आपको थोड़े बहुत लूप हॉल्स नजर आ रहे हो बैट्समैन के, लेकिन जिस तरीके से उसने लीड किया स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को, लेकिन थोड़ा सा मैं कप्तानी पे आना चाहूंगा शान मसूद की। आपको पता है वैसे ही उन पे तलवार लटक रही है, बेशक वो टेस्ट मैचेस जीत भी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो एज सच उनकी आपको परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। देखिए, आखिरी इनिंग्स के अंदर एक अच्छी बात है कि आपने
अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, थोड़ा सा 50 आपने किया तो थोड़ा सा रिलीफ ऑफ साइन आपको मिला होगा, लेकिन एज अ कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट का एक अल्फाज यूज होता है। सबसे बड़ा जो इशू आपको अर्मिला कप्तानी के अंदर नजर आता है, वो चाहे इनकी कप्तानी की बात करूं चाहे बाबर की कप्तानी के अंदर, जो फ्लॉ था वो ये था कि जिस वक्त आपको ज्यादा रन्स लीक हो रहे होते हैं, मैंने देखा है कि आप बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हो, आपको समझ में नहीं आती कि मैंने आखिरकार डिसीजन क्या लेनी है। इसमें कोई गलत चीज नहीं होती, आपके पास इस वक्त हादर सर्विस व्हाइट बॉल का कप्तान मौजूद है, बाबर मौजूद है, सीनियर कैंपेनर्स आप जाके कंसल्ट करते हो कि आखिर करना क्या। इब्रार की मैं बात कर लेता हूँ, आप इब्रार को एक ओवर के लिए लेके आए, पहली इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, आपने उससे एक ओवर करवाया, बहुत तगड़ा उसने ओवर किया, आपने उसको साथ ही हटा दिया, आपने फिर वापस नोमान को ले आए। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है उनके दिमाग में। इब्रार नामी एक शख्स है, उस बेचारे का नादरा का कार्ड बना, वो पाकिस्तानी है यार, उसको भी कहीं ना कहीं हमें शायद खिलाने की जरूरत है। हमारे अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो जरूर है, बहुत अरसे से हमने उसको बेंच लाइनअप पे रखा है, पाकिस्तान स्लो एंड स्टडी उसको आप टेस्ट करें, लेकिन अच्छी बात है कि आपने टेस्ट मैच जरूर जीता, अल्लाह करे कि आप टेस्ट सीरीज जीते, लेकिन मैं आगे आने वाले साइकिल की बात कर रहा हूँ, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी इस चीज़ में। ठीक हो गया आदिल साहब, ये जो वैस ने हमारे स्पिनर्स के हवाले से बात की और जो बेंच स्ट्रेंथ है इब्रार का उन्होंने जहां जिक्र किया, कैप्टनसी को लेकर उन्होंने भी कुछ सवालात किए हैं। आप क्या समझते हैं जी शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से, कल आपको क्या चीज़ें बेहतर लगी, क्या चीज़ आपको फ्लॉड लगी? देखिए कल के मैच में अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि शान मसूद की कोई अपनी वहाँ पे स्ट्रेंथ थी, वहाँ पे इन्होंने विकेट एक ऐसी बनाई थी। मेरा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल है कि आप यहाँ पे अपने स्पिनर, नो डाउट तीनों स्पिनर बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं कहीं पे तो हमारे स्पिनर कहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे हम इनको क्यों नहीं अवेल करते। वहाँ पे हमारी तरजीहात होती हैं कि हम अपने फास्ट बॉलर को अवेल करें, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हमारी मेन तरजीहात में हमारे फास्ट बॉलर शामिल होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि पाकिस्तान में फास्ट ट्रैक कोई इतना कोई एक्सपेंसिव ट्रैक नहीं बनता कि 2 से 3 करोड़ का एक फास्ट ट्रैक बनता है, जो कि मैं पिछले 2 से 3 साल से बोल रहा हूँ कि हमें ज़रूरत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी एक अपनी पॉलिसी है। अब दूसरा आ जाते हैं कैप्टनसी पे। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हमें शान मसूद के अलावा भी वनडे या T20 में कोई ऐसा कैप्टन मिल सका है कि जो कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चल सकें, जिसके डिसीजन जो हैं हमारे प्लेयर सुने माने या उसके पास कोई प्लानिंग मौजूद हो। क्योंकि हमारी क्रिकेट में जहाँ तक मैंने देखा है कि ग्रुपिंग चलती है। अगर एक कैप्टन बना है तो 2-4 जो हैं वो एक लॉबिंग करेंगे, उसकी टांगें खींचेंगे, वो उतरेगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। तो हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जाने वेस्ट इंडीज़ की टीम के हवाले से भी ज़ाहिर अभी अवैस ने भी आदिल साहब ये बात की है कि बहुत एक हिस्टोरिक विन है हमारे लिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई है और उसके बाद हमने होम ग्राउंड के ऊपर जो जीत ली है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने आपके ख्याल में कैसा खेला? देखें वेस्ट इंडीज़ की टीम, आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखें ना कि हमारे जो बैट्समैन हैं बहुत अच्छे बैट्समैन हैं हमारे, वेस्ट इंडीज़ से कदरे बेहतर हमारे बैट्समैन हैं, लेकिन वहाँ पे उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अगर हम सवालिया निशान उठा दें कि वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो विकेट आपने ऐसी बना दी है कि एक डेड विकेट आपने स्पिनर के लिए तैयार कर दिया कि जहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए कोई मदद ही नहीं है। वहाँ पर चाहिए था पिच क्यूरेटर को, बोर्ड को, कि एक बैलेंस विकेट बनाते, जहाँ पर बॉलर को भी अपनी सलाहियतें जो है वो दिखाने का मौका मिलता है, बैट्समैन को भी जो है इक्वली मौका मिलता। ठीक है। अच्छा वैसे मेरा आपसे भी यही सवाल है, अभी हम वेस्ट इंडीज़ की टीम का जिक्र करते हैं, आपके ख्याल में कि वहाँ पर पिच और ये आपकी जो सारी बातें हैं वो अपनी जगह पे बरकरार हैं, लेकिन ओवरऑल एक परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाए, हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ वेस्ट इंडीज़ टीम? देखिए वेस्ट इंडीज टीम अगर पाकिस्तान से कंपेयर करो तो काबिले, मैं कहता हूँ कि इनएक्सपीरियंस्ड है। आपको पता है 1-2 प्लेयर्स उनके जो से वो ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नजर आते हैं। ब्रेथवेट की बात करें जो कैप्टन उनके, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। मिडल ऑर्डर के अंदर उनके पास वो लड़के हैं जो कि आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप कहते हो कि नए हैं, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी नहीं करते। जैंगो वगैरह उनके जो लड़के, उन्होंने यहाँ पर जो पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ मैच हुआ तो उसमें परफॉर्म भी किया था, आई गेस 99 शायद उस लड़के ने किया था। मसला सारा ये क्योंकि उनकी जो क्रिकेट है वो चल रही है 1 डायमेंशनल, क्योंकि T20 में बहुत ज्यादा आपको देखे, उनकी कल शॉर्ट सिलेक्शन भी देखे, बेशक बॉल स्पिन हो रहा था थोड़ा सा, जब वो घबराए हुए नजर आए तो आपको लगा कि वो अटैकिंग मोड क्रिकेट पे खेलेंगे, उनमें उनको रन्स भी मिले इस चीज पे जब वो अपना रिवर्स स्वीप वगैरह कर रहे थे। उनका 1 डायमेंशनल क्रिकेट है, वो ज्यादा T20 के अंदर है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की अगर इस टेस्ट साइकिल की बात करूं तो ये दोनों टीमें आखिरी नंबर पर मौजूद है। मैंने कहा ना, इसलिए आपकी कोशिश होगी कि इस चार्ट को हम अच्छे तरीके से खत्म करें। यहाँ पर उनका 1 डायमेंशनल क्रिकेट है। बॉलर्स की बात करें, उनके बॉलर्स तगड़े हैं। वेस्ट इंडीज ने हमेशा पेसर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस किए हैं, अभी भी उनके आप पेसर्स की बात करें, सील्स की जिसने पिछली इनिंग्स में 3 या 4 खिलाड़ियों को आउट किया था, वो अच्छा पेसर है जो कि इन स्विंग आउट स्विंग करता है,
क्योंकि ज्यादातर उसका नेचुरल जोन सा आउट स्विंगर है, लेकिन इन स्विंग उसका बड़ा जबरदस्त डिप आपका होता है। लेकिन जो स्पिनर्स की बात करें, उनकी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना पाकिस्तान के खिलाफ रहे, 7 खिलाड़ियों को आउट किया। इसलिए ना कि हम तो कह रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, लेकिन उनको भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। आपके बैट्समैन का जो एक लूप होल है वो साफ सी बात है, आपको नजर आ रहा है कि स्पिनर्स के खिलाफ हमारे बैट्समैन जो स्ट्रगल करते हुए, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए एक नया होम ग्राउंड है, 17-18 साल के बाद वो पाकिस्तान वापस आ रही टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, तो इसलिए आपको ज्यादा एज है यहाँ पर पाकिस्तान टीम को। अल्लाह करे, मैंने कहा ना कि आप दूसरा टेस्ट मैच जीत कर भी आप एक विनिंग नोट पे सीरीज खत्म करें, लेकिन नॉर्मल एक जो FTP हमारा बनता है उसके अंदर हमें भी अब आना पड़ेगा। देखें 5 टेस्ट मैच सीरीज खेले हुए हमें बहुत अरसा हो गया यार, हम सिर्फ 3 टेस्ट मैच सीरीज खेलनी है भी इंग्लैंड के खिलाफ, बाकी सब 2-2 टेस्ट मैच सीरीज है। 5 टेस्ट मैच सीरीज एक बहुत बड़ा एक अपना मार्जिन होता है जिसमें आप प्लेयर को टेस्ट भी कर लेते हैं उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि वो कितना आगे चल सकता है टीम के साथ या नहीं चल सकता। हमें बहुत अरसा हो गया खेले हुए। FTP जोन सा है, मैं खुद कहता हूं कि वो कसूरवार है, उसको बैठना पड़ेगा ICC के साथ। देखें जहां पर आप कहते हैं कि हमने क्रिकेट को रिवाइव करना है, तो टेस्ट क्रिकेट को आपने रिवाइव करना है, टेस्ट क्रिकेट को आपने दफन करना है, आपको खुद फैसला करना है। आज तो मैं भी इस चीज का एहसास करता हूं कि कुछ खबरें आ रही हैं कि फर्स्ट ईयर बनेगा, दूसरा टीयर बनेगा टेस्ट क्रिकेट का। पहले टीयर में टॉप टीम्स होंगी, दूसरे टीयर में वो टीम्स होंगी जिसमें अफगानिस्तान, ये दूसरी टीम्स अपना होंगी। लेकिन जो हम क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली हमारा एक सिनेरियो रहा है टेस्ट क्रिकेट को लेके, जीत हार की बात नहीं कर रहा, खेलने के नंबर से, तो मैं नहीं लगता कि हम पहले टीयर में जाते हैं, हम दूसरे में आते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं बनाया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि उसको प्रायोरिटी बनाना, तो आपको इस चीज के सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। यू आर सो राइट कि हमें प्रायोरिटी पे हमने रखा नहीं है, और अब हम एक्सपेक्ट करें कि अगर बनते हैं टीयर्स तब भी पाकिस्तानी टीम अगर फर्स्ट ईयर में आएगी, दैट विल बी चैलेंजिंग फॉर अस। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया। राना आदिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। जी, क्रिकेट के ऊपर तज्जिया ले रहे थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जिसमें पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को अपने होम ग्राउंड के ऊपर शिकस्त दी है। मैच पे और दीगर चीज़ों पे हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। तहरीक इंसाफ और हुकूमत इस वक्त जो मुज़ाकरात है, इस हवाले से हम बार बार इस पर डिस्कशन भी करते हैं। तहरीक इंसाफ जी अकेले दबाव का शिकार है तो ये गलत नहीं होगा, ना अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ना सियासी ग्राउंड में स्पेस मिल रही है। PTI के जी हुकूमत से जो मुज़ाकरात का मामला है वो उसका शुरू होने और आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई उसके बाद से जो उम्मीद की किरण नज़र आई थी, वो भी 190 मिलियन पाउंड केस के बाद कुछ ख़त्म होती दिखाई क्या दे रही है, ख़त्म हो ही गई है। फैसले के बाद जी बानी PTI का दोबारा ट्वीट करना और फिर एक बार जो मुद्दुर रहमान कमीशन है उसका तस्करा करना, आला ओहदेदारों पर तनकीद और फाम तफहीम के हवाले से, ये सारी बातें और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी उम्मीदें तहरीक इंसाफ के लिए शायद दम तोड़ती हुई नज़र आ गई हैं। अगरचे तहरीक इंसाफ अभी भी मुज़ाकरात को जारी रखने के हवाले से बात कर रही है, मगर अब हुकूमत की जानिब से जी PTI के मुतालबात को मानना ना मानना, ये सारे सिनेरियो पे हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ फवाद अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के और 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के हवाले से आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखें जी, 190 मिलियन पाउंड का केस, बहुत से लोग इसको मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हैं, लेकिन अभी आपसे गुफ्तगू से कुछ देर पहले मेरे ज़हन में ख्याल आया कि आपको पता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड हम मुस्तकिल जिसकी गर्दान कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर कोई 171 मिलियन के करीब जो है वो रकम आई है। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी रकम किधर गई। बाकी जो रकम थी वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड ने इस रकम को पाकिस्तान ट्रांसफ़र करते हुए टैक्स की सूरत में काट ली कि हमारे मुल्क में रकम आई थी, और बाकी रकम हमने जो है वो टैक्स के लिए जो है वो काट ली है। और इधर पाकिस्तान की हालत ये देखें कि पाकिस्तान ने एक सील लिफाफे के जरिए, यानी कि एक ऐसा लिफाफा कि जिसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है किसी को नहीं पता, हालांकि काबीना में जुबैदा जलाल साहिबा भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था, MQM के लोग भी मौजूद थे, यानी कि एक ऐसी काबीना थी जो मखलूत हुकूमत की नुमाइंदा थी। लेकिन मैंने फवाद चौधरी साहब जो साबिक मिनिस्टर भी हैं इंफॉर्मेशन के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेरे ख्याल इस वक्त मिनिस्टर थे, मैंने उनसे पूछा कि फवाद भाई ये बताइएगा कि जब काबीना के सामने लिफाफा आया तो किस
किसने एतराज़ किया? क्या किसी ने ये कहा? क्योंकि फैसल वाडा साहब भी दावा कर रहे थे कि जी उस लिफाफे के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया और खान साहब को बताया कि लिफाफा जो आया है इसको ऐसे हमें पास नहीं करना चाहिए, आप फंस जाएंगे। हो सकता है उन्होंने तनाई के अंदर किसी गोशे में जाके उनको ये बात जरूर की हो, लेकिन काबीना में जिस वक्त ये सर्कुलेट किया गया उस वक्त फवाद चौधरी साहब के बकौल के सिर्फ एक शीरी मजारी साहबा थी कि जिन्होंने एहतजाज किया कि जी हमें बताया जाए कि इसके अंदर क्या है। तो वहां पर शहजाद अकबर साहब और जो उस वक्त हमारे वजीर कानून थे उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, आप लोगों को हम कह रहे हैं, खान साहब को एतमाद में लिया गया, आप इसके ऊपर जो है ना वो सब लोग साइन कर दें। तो फरूक नसीम साहब जैसा माहिर माहिर कानून था वो भी, और शहजाद अकबर साहब को उस वक्त बड़ा तूती बोलता था, दोनों ने खामोशी से वो साइन करवा लिया और वो रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हो गई। यहाँ सवाल एक पैदा होता है, अलकादर यूनिवर्सिटी को भी छोड़ दीजिए, वो करप्शन का पैसा था, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा गया था, यूके ने उसको क्यों जो है वो डिटेन किया और क्यों पाकिस्तान भेजा, कोर्ट का वहां पर क्या फैसला था, जो प्रॉपर्टी टाइकोन है जिसका कोई मीडिया पे नाम नहीं ले रहा, मलिक रियाज साहब, उनका उसमें क्या अमल दखल था, इन तमाम चीजों को आप एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सिर्फ ये तस्वुर कीजिए कि यूके ने उस पैसे के ऊपर टैक्स वसूल किया और पाकिस्तान ने टैक्स तो दूर की बात, तहकीकात तो दूर की बात कि मलिक रियाज साहब पैसे कैसे लेकर गए थे, कहाँ से आए थे, क्या उसके ऊपर मामलात थे, उसको किसके हवाले करना चाहिए, पाकिस्तान ने जो है वो टस से मस ना की और वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर जमा हो गए। तो यहाँ तो एक बड़ी बेज़ाब्तगी नजर आती है कि हम लोग मामलात के अंदर संजीदा ही नहीं है कि एक मुल्क आपके पकड़े गए पैसों के ऊपर टैक्स वसूल कर लेता है लेकिन आप किसी चीज के ऊपर नहीं जाते। अलकादिर ट्रस्ट के बहुत सारे पहलू देखें, ये कोई केस आज का नहीं है, इसके ऊपर हम उस वक्त भी डिस्कस कर रहे थे जब ये केस बना, जब केस का फैसला आना था तब भी डिस्कस कर रहे थे इसको 4, 5, 6 दफा तो आप लोगों ने भी डिस्कस किया होगा। अलकादिर ट्रस्ट केस, सुहावा के अंदर जमीन, अब सबको जो है वो हिफ्ज हो चुका है कि फराह गोगी का क्या किरदार था, बुशरा बीबी का क्या किरदार था, किसने क्या किया। इसको एक लम्हे को अगर हम छोड़ भी दें तो बात हो रही थी मुज़ाकरात की। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था मुज़ाकरात। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला अब जाहिर है कि तहरीक इंसाफ उसको चैलेंज करेगी, हाई कोर्ट पे जाएगी, और केसेस के अंदर लाजमी इस तरह से नहीं होता कि 2+2 4 की तरह हूँ। बाज़ दफ़ा हाई कोर्ट जो है वो इब्तदाई तौर पर रिलीफ देता है, वो कहता है कि जी सज़ा के ऊपर अमल दरामद को मुअत्तल किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फैसले के अंदर किसी कमी कोताही को देखते हुए फौरी तौर पर कोई स्टे ऑर्डर जिसको हम कहते हैं वो दे दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फैसला जो है वो सिरे से खत्म हो जाएगा। और जज ने भी कोई बहुत संगीन इल्जामात नहीं लगाया, उसने बेज़ाब्तगियों का तज़किरा किया है, और यहाँ पर है भी बेज़ाब्तगियाँ या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें कहीं ये साबित नहीं होता कि इमरान खान साहब को जो है वो जो पैसे वसूल हुए थे उसके बदले उन्होंने कोई ज़मीन ले ली है। लेकिन ये सारे कोइंसिडेंस हैं, क्योंकि जब आप हुकूमत के अंदर होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी बुनियाद पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हुकूमत में होते हुए किसी फ़ायदा लेने के ऊपर जो है वो आपके ऊपर सवालिया निशान उठाया जाए, और फिर खास तौर पे जब आप साफ चली शफाफ चली का नारा लगा कर निकले होते हैं। बहरहाल मुज़ाकरात की अगर बात करें तो मुज़ाकरात इस वक्त तो जो है वो हमें ख़त्म दिखाई देते हैं, ख़िताम उसका जो है वो एक जानिब होता दिखाई देता है। लेकिन इसमें मुझे याद आता है कि शेख वकास अकरम ने बयान काफ़ी दिन पहले दिया था कि मुज़ाकरात का ताल्लुक नहीं है कोई भी इमरान खान साहब के खिलाफ आने वाले फैसले से। उस वक्त मंडे को फैसला आना था, पुरानी बात है, जब फैसला महफूज हो गया, सुनाया नहीं गया, अब फ्राइडे को आया, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने पेश किए हैं, और उससे एक दिन पहले आपको याद होगा इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर जो है वो एक शेर है शाकिर शुजाबादी का कि शाकिर तू आप सियाना है, यानी कि शाकिर तुम खुद सियाने हो, तुम देख रहे हो कि चेहरे के हाल क्या है, उसके बाद सवाल पूछ रहे हो। तो उसका मैंने तर्जुमा आपको बता दिया है। तो उस वक्त ही महसूस हो रहा था कि कोई संजीदगी अब मुज़ाकरात के अंदर बाकी नहीं रही। फवाद साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने भी मुज़ाकरात में संजीदगी के हवाले से बात की है। ये सिर्फ अभी हम इस केस के फैसले के बाद की बात नहीं कर रहे, इससे पहले भी आपको लगता है कि जो संजीदगी का फैक्टर था हुकूमत की जानिब से, मैं हुकूमत की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस सारे सिनेरियो के अंदर हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। आप तहरीक इंसाफ चूँकि इस वक्त अपोजिशन में, जो संजीदगी का फैक्टर है जिसमें ख्वाजा आसिफ हों, राना सनाउल्लाह हों, अता तारर साहब हों, मुख्तलिफ बयानात हम सुन रहे थे मुज़ाकरात को लेकर, आपको लगता है कि वो सीरियसनेस का फैक्टर मौजूद था शुरू से ही मुज़ाकरात में? और अब तो चूँकि फ़ैसला भी आ गया है, दो के तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुज़ाकरात का ताल्लुक इस फैसले से नहीं है। लेने वाला हाथ और देने वाला हाथ दोनों ही जो है वो एक दूसरे से सिंसियर नहीं थे, बल्कि अपने आप से सिंसियर नहीं थे। मुज़ाकरात की इब्तिदा में इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट के अंदर उन्होंने
हमूदुर्रहमान कमीशन और शहबाज शरीफ अर्दली और पता नहीं क्या क्या इब्तिदा में खान साहब की तरफ से बयानात आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गो के निस्बतन संजीदगी का मुजाहरा किया, लेकिन हुकूमत का तो आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब एक तरफ कह रहे कि मुज़ाकरात का कोई मकसद ही नहीं है, मुज़ाकरात की कोई हैसियत ही नहीं है। और फिर जब मुलाकात हुई बैरिस्टर गौर की, हालांकि वो अमन अमान के हवाले से थी, जो आर्मी चीफ के साथ कोई चिट चैट हुई, उसके बाद तो हुकूमत की चाय की प्याली के अंदर एक तूफान आ गया, जैसे उन्हें बर्दाश्त ना हो रहा हो कि हमारे सजना की तरफ किसी ने देख कैसे लिया। तो महबूब और सजन का जो ताल्लुक होता है वो हुकूमत और इसके दरमियान रहा। हमने देखा कि जिस तरह से नाराजगी का इजहार किया जाता रहा हुकूमत की तरफ से, हालांकि हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है। हुकूमत को हमेशा ये सोचना चाहिए, बल्कि सोचती है कि हुकूमत के पास देने को होता है और जिसने मुज़ाकरात जो कर रहा होता है उसने वसूल करना होता है। तो देने वाले हाथ के पास, जिसके पास बहुत कुछ है, उससे बहरहाल संजीदगी का तदब्बर का मुजाहरा करना होता है। और इस वक्त अगर आप मुल्क के हालात देखें, माशी हालात देखें, सरहदों के ऊपर जो मामलात मौजूद हैं, आलमी हालात, हम अगर पाकिस्तान के किरदार को देखें, पाकिस्तान की फिर ख़ास तौर पर माशी हालात को देखें, तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि रियासत को बचाने के लिए वो अपनी सियासत को कुछ देर के लिए जो होल्ड करे और मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम पैदा करे। देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हो, इस मुल्क में धरने हो रहे हो, इस मुल्क में जो है वो लोग गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इन्वेस्टमेंट ना कर रहे हो, इस मुल्क के अंदर जो है वो और कुछ ऐसी पॉलिसीज हों कि जिससे जो है वो मुल्क में पैनिक एक हो रहा हो, सड़कें बंद हों, चौकों चौराहों के ऊपर लोग जमा हो, तो इसका नुकसान रियासत को है। और रियासत की जिम्मेदार जो है वो इस वक्त हुकूमत है कि जो लोगों के वोट से मुंतखब होकर आती है। तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो हालात को बेहतर करने के लिए इक़दामात करे कि जिसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर जो एक क्योस पैदा हुआ है वो किसी तरीके से कम हो। तो हुकूमतों ने जो है वो रियासत को बचाने के लिए आगे आना होता है, अपनी सियासत की कुर्बानी देनी होती है, जो है वो दूसरों से मुज़ाकरात करने होते हैं, झगड़े को खत्म करना होता है, नाराज लोगों को पहाड़ों से उतारना होता है। तो ये हुकूमतों के हमेशा से काम रहे हैं, कोई ऐसी नई हुकूमत नहीं आ गई है, इन्हें को पता नहीं है। तो हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काम करना था कि जी आप 26 नवंबर को पहुंच गए थे, आपने 9 मई आपसे हो गया था, आप बीच में जो है वो एहतजाज करते रहे, कभी पिटाई लगती रही आपकी। आपको पता है, मैं पिछले दिनों एक साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने तस्करा किया एक बड़े सहाफ़ी के वीलॉग का कि एक पूरी मईशत ये बन चुकी है कि पुलिस इंतजार करती है कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान करे, कब रातों को वो लोगों को घर से उठाएं और उसके बाद जो है वो अपनी जेबें गर्म करें। तो ये तमाम चीजें भी हमारे सामने है। जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत इस वक्त जो है वो दूसरी साइड के ऊपर है। तो हुकूमत को बहरहाल जिम्मेदारी का काम लेना होता है। अब आपके अपने लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ में जो लोग हैं वो कोई जो है वो मरीख से आए हैं, जुपिटर से आए हैं, मार्स से आए हैं, ये इतने सारे कल जो है वो जो हमारे जो शमसी सैयारे हैं उनमें से किसी से आए हैं, कहीं से भी नहीं आए, ये हमारे अपने लोग हैं। तो इनको रिलीफ देने के लिए हुकूमत को थोड़ा सा बड़ा अपने लोग कंसिडर कर लेना। फवाद साहब, मसला ये है कि हम अपने लोग कंसिडर नहीं करें अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, सीनियर एंकर पर्सन है और तज्ज़ियाकार भी हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाप। बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हम आए रोज़ इस तरह के वाक़यात देखते हैं जी। अफ्रीकी मुल्क जाने वाली स्पेन वालों को की जो कश्ती का हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन जो है वो हलाक हुए हैं। ये वाक़या इस तरह की नौयत का पहला वाक़या नहीं है। इस तरह माजी में भी हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसमें कश्ती उलटने से, पाकिस्तानियों की जान बाहक होने से और उसके अलावा भी बाहर इस तरह इल्लीगल तरीके से जाने की कोशिशों में बहुत सारे पाकिस्तानी मुख्तलिफ दूसरे शहरों से, इलाकों से उनके हलाक होने की ख़बरें आती हैं और फिर हम अफसोस करते हैं, नोटिस लेते हैं और उस पर बात करते हैं। लेकिन इस पर हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते कि इंसानी स्मगलिंग के जो वाक़यात हैं जो आए रोज़ बढ़ रहे हैं और इसमें सिर्फ एक शख्स या 10 शख्स या 44 पाकिस्तानी जहाँ बाहक नहीं होते बल्कि उनकी पूरे ख़ानदान डिस्ट्रॉय
डिस्टर्ब होते हैं। आज हमने इस हवाले से बात करनी है और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हैं जो कि मैं चाहूँगी हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अदनान मलिक साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद भी कहते हैं, उनसे हम जाने। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, ये कोई अपनी नौयत का मैंने जैसे कहा पहला वाक़या नहीं है, मैं ज़रूर चाहूँगी थोड़ा सा हमें इन वाक़यात के हवाले से बताएँ कि इसके असबाब क्या हैं और अभी तक हम क्यों इतने वाक़यात के रिपोर्ट होने के बावजूद इस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया उर्मिला। बात यह है कि यहाँ हमारे यहाँ गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई को बहाना बनाकर लोग लाखों रुपए के एवज़ अपनी जानें गंवाते हैं और मुस्तकबिल, सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखने के चक्कर में वो अपने हाल को भी बर्बाद कर बैठते हैं। अपने लवाहकीन में से सबको, अपनी बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, वालिदैन को रोता छोड़कर वो चले जाते हैं। बाज़ औक़ात वो चले जाते हैं अपने मंज़िल मकसूद पे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो मोस्टली उनमें जो है 80% है वो इन्हीं हादसात का शिकार रहते हैं। हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ हर साल ये कश्ती का हादसा होता है। ये कश्ती का हादसा ही क्यों होता है? इलीगल इमिग्रेंट्स और इलीगल माइग्रेशन और इलीगल स्मगलिंग जो है ये तो होती रहती है, दूसरे मुल्कों से भी होती है, पूरी दुनिया से होती है। हमारे यहाँ जो एक रुझान है कि पाकिस्तान से जो लोग जाएंगे, जो 2-3 रूट्स हैं उनके, ठीक है। पहले तो होता था कि लोग यहाँ से कोयटा जाते थे बाई ट्रेन, वहाँ से आगे ज़ादान तक, ईरान के शहर तक हमारी ट्रेन जाती है, ट्रेन सर्विस है, वहाँ पे जाते थे और ज़ियारतों के वीज़े लगवा के जाते थे, वहाँ तक तो लीगल जाते थे। अब ईरान से आगे ये इल्लीगल जो है वो रूट्स अडॉप्ट करते थे और एजेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ एजेंट्स हैं, पाकिस्तान में एजेंट इन्हें घेरते हैं, उसके बाद ईरान वाले एजेंटों के हवाले कर देते हैं, ईरान वाले अपनी फ़ीस लेते हैं, वो टर्की वालों के हवाले कर देते थे। अब टर्की की बजाय अब लीबिया की तरफ रुझान हो गया है। टर्की ने इस पर चूँकि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हैं और अपनी सरहदों को सील कर दिया है ये इलीगल माइग्रेंट्स के हवाले से। ठीक है। तो अब ये लीबिया जाते हैं, बाज़ औक़ात यहाँ से बाई एयर भी लोग जाते हैं और वो जाते हैं लीबिया के लिए, तो उनके पास वैलिड वीज़ा होता है, वो वैलिड वीज़े पे जाते हैं। आगे लीबिया से आगे वो जो है वो ये गैर कानूनी ज़राए अडॉप्ट करते हैं। वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो भी इनसे पैसा लेती हैं, रिश्वत लेती हैं। वहाँ के लोग जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो समुंदर की फोर्सेस हैं उनकी, वो सारी समुद्री फोर्सेस भी उनसे पैसा लेती हैं और लीबिया में अलग से एजेंट बैठे हुए हैं। तमाम एजेंट आपस में इनका एक मीठा एग्रीमेंट होता है कि इतने बंदे आप हमको यहाँ तक देंगे, उतने बंदों का ट्रैवल का, फिर वो उन्हें पैसे सारे यहीं पे वसूल किए जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एजेंटों की आपस की लड़ाई में वहाँ जो बंदे पहुँच जाते हैं वो कहते हैं जी, वो उन्हें मारते हैं दूसरे मुल्कों के एजेंट, वो कहते हैं कि जी पैसे और मंगाओ, आपके एजेंट ने हमें पैसे कम दिए हैं। वहाँ उन पर तशद्दुद करते हैं और उनकी वीडियोस जो है बनाते हैं, वायरल वीडियोस, घर वालों को सुनाते हैं, घर वाले मजबूर होकर और पैसा देते हैं। अभी मैं रिसेंटली कल का एक वाक़या है कि जैन भट्ट नामी एक शख्स था गुजरात का, उसने 1 करोड़ 15 लाख रुपए उसके वालिदैन ने दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी डेथ हो गई है। अंदाज़ा करें, 1 करोड़ 15 लाख रुपये दे के जो बंदा बाहर जा रहा है वो खामखा उसको तो मौत ही उसकी ले जा रही है। तो और लीगल तरीके से भी जा सकते हैं, लीगल तरीके से जा सकते हैं। इतना पैसा हो तो आप पाकिस्तान में बिजनेस कर सकते हैं। लाखों रुपए के एवज वो जो है अपनी मौत खरीदते हैं और घर वालों के लिए दुख खरीदते हैं। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है इसमें गुजरात के 12 लोग शामिल हैं, एक ही इलाके के 12 लोग, और ये मोस्टली जो 2 डिवीज़न अभी हमारे बने हैं, पहले गुजरांवाला डिवीज़न कहलाता था ये, अब गुजरात डिवीज़न भी बन गया और गुजरांवाला डिवीज़न भी। ये जो 7-8 अजला बनते हैं इन्हीं के लोग जाते हैं। हर ख़ानदान का वहाँ एक बंदा लाजमी गया है। वो क्या कहते हैं, वहाँ बाहर पहुँच जाते हैं जो लीगली या जिस तरह भी पहुँचते हैं लीगल तरीके से पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। वो कहते हैं फ़लाँ एजेंट को पैसे दें, वो आपको पहुँचा देगा। वो अपने भाइयों भतीजों के सब के पैसे इकट्ठे करते हैं, उनको दे देते हैं। उनमें से एक आध कामयाब हो गया, 10-12 के जो है वो इतलात आ गई कि जनाब वो जहाँ भाग हो गए। और बाज़ औक़ात अभी ये जो मेडल वाला वाक़या हुआ है कश्ती वाला, ये तो बताया गया है, जो हमारे पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने इन्फॉर्म किया है, उन्होंने बताया कि वहाँ पे उन लोगों से पैसे लिए गए और उनको जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें वहाँ रोक दिया गया, समंदर में कश्ती को रोक दिया गया
कि वहाँ आप पैसे आएंगे तो हम आपको आगे लेके जाएंगे, वरना हम ये बोझ उतारने लगे हैं। जिसने पैसे दे दिए उसको रखा, बाकियों को मार के फेंक दिया था वहाँ। ये सूरत हाल भी हुई है अभी ये वेडेड किश्ती में, जिसमें ये 44 पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे मारे गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि दूसरे मुल्कों से भी लोग जाते हैं, वो भी इलीगल वे अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है वो कश्ती की उनका जो रेट है लीबिया से आगे फ़र्ज़ किया वो है 150 यूरो है। पाकिस्तानियों के लिए कश्ती पे अगर आप जाएंगे तो वो 50 यूरो है, वरना बहरी जहाज़ पे आप जाएंगे सही पहुंच जाएंगे। ये उसमें भी अपना 100 यूरो बचाने के चक्कर में ये मौत से ज़्यादा दोस्ती कर लेते हैं। 80 से 90% लोग जो हैं वो सिर्फ ये कि अपने पैसे बचाने के लिए कि एजेंट को फिर देने पड़ेंगे। अच्छा मलिक साहब, आप इसमें ये तो आप बता रहे हैं हम दूसरे मुल्कों के जिस चैनल्स के थ्रू जा रहे हैं, हमारे मुल्क में भी तो एक नेटवर्क मौजूद है ना, जो एजेंट्स हैं, जो लोग हैं जो इनसे पैसे लेते हैं, इनको घेरते हैं और इतने ख्वाब दिखाते हैं कि जी हम आपको पहुंचा देंगे। इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? इनके खिलाफ एक्शन किसने करना है? FI वाले इलेक्शन इनके खिलाफ एक्शन करते हैं, लेकिन वो जो पेरेंट्स हैं लवाहकीन हैं मुतासरीन के, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन करना नहीं चाहते, चूँकि एजेंट ने उन्हें सिनारे ख्वाब दिखाए हैं कि अगर ये आपका एक बेटा चला गया है तो हम आपके दूसरे बेटे को भिजवा देंगे उन्हीं पैसों में, इसलिए वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। और अब जो इसमें हमारी कानून साजी की ज़रूरत है, बिल्कुल। और जब कानून साजी होगी तो तब ये लोग रुकेंगे। हमारे इमिग्रेशन में भी अब जो नए हम उन्हें कहते हैं कि यंग ब्लड आ गया, उन्हें इतनी सेंस नहीं है, ना उनकी इतनी ट्रेनिंग है। पुराने जो लोग थे वो बंदे को देख के बता देते थे कि ये इलीगल है या लीगल जा रहा है, और अगर ये यहाँ से लीगल जा रहा है तो वहाँ आगे उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। अब तो कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर में जब आप पासपोर्ट नंबर डालेंगे तो उसका सारा डाटा सामने आ जाएगा कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। भाई ये लीबिया ही फर्स्ट टाइम क्यों जा रहा है, ये ईरान ही फर्स्ट टाइम क्यों जा रहा है, इसकी सेक्ट क्या है, आया ये अहले तशी है जो वहाँ उम्रे के दूसरे अपने विज़िट वीज़े पे जा रहा है, ज़ियारतों के वीज़े पे। ये कोई अब नहीं सोचता। अब जो है वो सारे पाबंद हो चुके हैं कि नहीं 10,000 रुपया रेट है, यहाँ से अगर लीगल बंदा जा रहा है लीबिया वाला, उसे रोकते रहेंगे। पीछे से एजेंट भी एयरपोर्ट पे आया होगा, वो 10,000 रुपया देगा और वो पूरी शिफ्ट में बांटा जाएगा एक बंदे का, और उसके बाद उसको जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। हालांकि उसके पास वैलिड वीज़ा है, वैलिड उसके पास पासपोर्ट है, सारा कुछ है। इसी तरह जब ये लोग वहाँ दूसरे शहरों में, अभी हमारे तकरीबन कोई 7 से 8 हज़ार लोग वहाँ लीबिया में फंसे हुए हैं, जो ना आगे जाने वाले हैं ना पीछे जाने वाले हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें रोका हुआ है, उन्हें डिपोर्ट करने के मराहिल में है। इसी तरह दुबई में है, सऊदीया में कई लोग हैं जो डिपोर्ट होते हैं। अब जब डिपोर्ट होकर ये पाकिस्तान आते हैं तो उसकी भी एक अलग सी साइंस है। वो क्या है? वो है कि वो चूँकि यहाँ से वो लीगल वीज़े पे गए होते हैं, हुकूमत ने उन्हें वहाँ पे भेजा होता है। उसमें उनमें मोस्टली लोग होते हैं ओवर स्टे वाले, जो वीज़ा लेके जाते हैं और वहाँ उस जगह पे अपने वीज़े की मुद्दत की म्याद जो है उससे ज़्यादा स्टे कर लेते हैं। वो उनको भी पकड़ा जाता है, किसी तरह पकड़ के तो उन्हें वापस भेजते हैं। अब यहाँ से चूँकि वो लीगली गए होते हैं, यहाँ के FIA के लोग जो हैं 2-2, 250-250 का जो आता है, उनसे भी 10-10, 20-20 हज़ार जो मिले, या एजेंट बाहर आता होता है, वो कहता है इतने बंदे मेरे हैं, इतने पैसे ले लें, हमें जाने दें। उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर इस तरह की कार्रवाई हो तो इन्हें तो और ज़्यादा जेलों में रखना पड़ेगा, और जेलों में हमारे गुंजाइश है नहीं। 4,000 वाली जेल में 8,000 लोग हैं, उनके लिए फिर अलग से जेलें बनानी पड़ेंगी। अब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है, अभी ये जो हादसा हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये जो इलीगल लोगों को भिजवाते हैं एजेंट्स वगैरह, अगर ये साबित हो गया तो उनकी तमाम प्रॉपर्टी, वो तमाम एसेट्स उनके सील कर लिए जाएंगे, हुकूमत उनको जब्त कर लेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मलिक साहब, मैं तो हैरान परेशान हो गई हूँ आपकी बातें सुन के कि एयरपोर्ट से लेके, एजेंट से लेके, FIA से लेके हर बंदा, ये तो फिर एक माफिया हुआ ना, जो कि इंसानी स्मगलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं, और लोग इसीलिए जाते हैं, उनको उनके सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। और मलिक साहब की बात बिल्कुल ठीक है, जब तक इस पर कानून नहीं बनेगा तब तक ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, और ये सिस्टम या पूरा नेटवर्क जो है न जाने कितने लोगों को, कितने ख़ानदानों को डैमेज करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आपको पता है 10 o'clock के बाद हमारा जो शो का या सेट का एक प्रॉपर फील ही बदल जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे करते हैं लाउंज डिस्कशंस। किचन के अंदर हमारे शेफ आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास इतने वर्सेटाइल और टैलेंटेड लोग आ जाते हैं कि हम उनसे बात शुरू कर देते हैं। जनाब, आज हम आपकी एक मुलाकात आर्टिस्ट से करवाएंगे, फिर आपकी स्किन पे आपका जो कह लेना स्किन को बेहतर करने के लिए, और जो कोरियन स्किन का कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में हर आए रोज़ हम सुन रहे होते हैं, कोरियन ग्लास स्किन आप हासिल करें, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ओवरऑल हम हेल्दी स्किन को हवाले से बात करेंगे। और किचन के अंदर आज हमारे पास बड़े यंग शेफ़ मौजूद हैं। लेकिन आगाज़ करूँगी हम अपने जो आर्टिस्ट हैं उनका तारुफ करवाने में। जी, आज हमारे साथ बुलंद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि एक अपनी आर्ट के हवाले से एक बड़ी मुनफरद हैसियत भी रखते हैं, और इन्होंने हमेशा इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी जो कह लें आर्ट रिलेटेड है। और उन्होंने अपनी तालीम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी हासिल की है, फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी इन्होंने अपनी आर्ट को लेकर किया है। उसके बाद उन्होंने बैचलर मास्टर्स की डिग्रीज कंप्लीट की। उसके बाद जी साथ साथ ये एजुकेशनिस्ट भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और इनको पढ़ाते हुए 7-8 साल हो चुके हैं, और बच्चों को किस तरह से आर्ट सिखाते हैं आज हम इस पर भी बात करेंगे। और अपनी अवार्ड्स, अपनी आर्ट को लेकर बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल किए, लेकिन जो ख़ास तौर पर निगाह आर्ट अवार्ड है वो भी इनको मौसूल इन्होंने किया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका बुलंद इकबाल साहब। इसके साथ साथ जी, कोरियन ग्लास स्किन के लिए आपको पता है ना, पूरी दुनिया में बड़ी ये रूटीन पॉपुलर हो चुकी है। अब हर कोई कहता है हमें ग्लास स्किन चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी स्किन हेल्दी और अच्छी होनी चाहिए। और उसके लिए आज हम बात करेंगे। डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कंजा आफ्ताब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कंजा, बहुत शुक्रिया आपका भी। और किचन के अंदर आज हमारे पास बहुत ही यंग शेफ़ हैं जिन्होंने बहुत छोटी एज में बहुत कुछ सीखा है, और एक सर्टिफाइड शेफ़ हैं जो कलरी आर्ट्स में ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, और 17 इयर्स की एज में 36 कॉम्पिटिशन्स विन कर चुके हैं। इसके साथ साथ 45 के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मशहूर शेफ्स हों, कंसल्टेंट्स हों, उनके साथ काम कर चुके हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कलरी चैम्पियनशिप में बेहतरीन शेफ़ के ज़ुमरे में भी हिस्सा लेने वाले कम उम्र तरीन ये शेफ़ भी हैं। बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारी ट्रॉफीज़ के साथ हमारे साथ मुजम्मिल वकास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुजम्मिल। हम आपको छोटे होने का एज दे रहे हैं, और मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर रही हूँ। आप इतनी छोटी एज में आपको खाना पकाने का शौक़ कैसे हुआ, ये बताएँ। आई वॉज 8 year old, तब का मैं किचन के अंदर जाता था, और जो मुझे मिलता था इंग्रेडिएंट्स उनके साथ यूज़ करके कुछ ना कुछ करता था। तो शुरू से मुझे इस चीज़ का शौक रहा है, जिसकी वजह से ओके। अम्मी ने ये नहीं कहा किचन में गन मचा रहे हो, बाहर जाओ? कहा obviously। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों कहते हैं गन नहीं बचाओ, बाहर जाओ। तो मुझे बताएं, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, और कैसा लगता है अब जब आपको कहते हैं लोग मुजम्मिल इज़ अ सर्टिफाइड शेफ़? काफ़ी अच्छा लगता है जब मुझे लोग शेफ़ कह के लाइक बुलाते हैं एंड ऑल। इतने कॉम्पिटिशन्स मैंने विन किए और सब, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से, लेकिन काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। सो व्हाट्स योर स्पेशलिटी, क्या है आपकी? इटालियन कुजीन। इटालियन। और आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रहा हूँ चिकन रोलाड विद पार्मेजान सॉस। ओह लवली, चिकन रोलाड विद पार्मेजान सॉस। चलें आप अपना काम शुरू करें, मीनवाइल हम आपसे और भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ चूँकि बुलंद इकबाल साहब भी मौजूद है। बुलंद इकबाल साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। आपका ताल्लुक़ एक आर्ट रिलेटेड फैमिली से भी है। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके जो आर्टिस्टिक जर्नी है कैसे और कब स्टार्ट हुआ? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने का, और दूसरा ये कि मैं बिल्कुल शुरू में बिल्कुल शौक़ नहीं था आर्ट में आने का। मैं एक नॉर्मल सी एक आर्म स्टूडेंट्स वाली स्टडी वो कर रहा था, लेकिन मैट्रिक मैंने कर लिया। मैं रहता था अंदरून लाहौर में, जहाँ पे मोची के निसार हवेली है। ओके। तो हमारे यहाँ कोई इतना पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे, मेरे जो सिर्फ फैमिली में भी। तो फिर हुआ ये कि मेरे वाले साहब क्योंकि बाहर रहते थे दुबई में, तो वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो फिर वो हर साल आते थे, और बस उन्हें पता था कि मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने इंटर कर रहा था तो मैथ्स डायरेक्ट इकनॉमिक्स, लेकिन मैं क्या कहते हैं 3 दफ़ा उसमें फ़ेल हो गया, और वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने प्राइवेट इंटर किया, फिर अब्बा ने डाल दिया बीकॉम के लिए कि लम्स में जाएगा MBA के लिए। लेकिन वो हुआ ये कि मैं फिर 3 साल फेल होता रहा,
मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं ड्राइंग करता रहता था, लेकिन ये नाम मुझे ये पता था कि इसका कोई एज अ प्रोफेशन भी होगा। और फिर वही है कि हमने जब अपना घर चेंज किया, किसी और जगह हम लोग शिफ्ट हुए, तो मेरे घर के पास कोई लम्स पढ़ता है और कोई फास्ट पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। और मेरा एक दोस्त था, वो मुझे NCA ले जाता था हॉस्टल वगैरह में, और मैंने पहली बार नाम उसका सुना और गवर्नमेंट कॉलेज का पहली दफ़ा नाम सुना। तो फिर मेरे अब्बा को हर साल होता था कि कैसा जा रहा है, जब वो आते थे 10-15 दिन के लिए, तो मैं कहता था बड़ा अच्छा जा रहा है BCom। तो तीसरी दफ़ा है, तो मैं तीसरी दफ़ा भी फेल हो चुका था। तो कहते हैं कि कैसा जा रहा है, कि बड़ा अच्छा जा रहा है। तो कहते हैं कि ये मेरा जो ब्रीफ केस है ये पकड़ाना है, जिसमें उनके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स होते थे। तो जब मैंने उन्हें पकड़ाया तो उसमें ना मेरे 3 साल का जो रिज़ल्ट था वो उन्हें लाहौर से मंगवा लिया हुआ था। तो कहते हैं, अच्छा मेरे घर पे ये होता है कि आप चाहे 10 दफ़ा भी फेल हो जाए ना, आपको पढ़ाई से जान नहीं छूटेगी, आप जो मर्ज़ी कर लें। ये उनका है। आपने वो उन्होंने वो, क्योंकि एक तो उनके जितने दोस्त थे वो सारे बहुत पढ़े लिखे थे और उन सबके बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर्स वगैरह था। वो कैसे कह सकते हैं कि मेरा बेटा जो है वो ना पढ़े। तो वो फिर वो ये कि कहते हैं आप क्या करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है। फिर वो 1 साल मैंने फिर सोचता रहा, फिर मुझे किसी ने कहा कि आप ना वो टेक्सटाइल में वो डिप्लोमा कर लें। उनको मेरे एक अंकल थे, टेक्सटाइल इंजीनियर थे, अभी फिर वो लेवाइस में चले गए। तो फिर वो वही है कि मैं जब टेक्सटाइल में गया, मैंने ड्राइंग वगैरह के लिए उसके लिए वो इंटरव्यू वगैरह दिया। तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आप टेक्सटाइल के लिए नहीं बने, आप पेंटिंग के लिए बने। हाँ, ये 2008-9 की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने बैचलर्स उसमें करता रहा, लेकिन मुझे कोई वो नहीं लगा कि मैं ये मेरे लिए है, बस मैं कर रहा था। लेकिन बैचलर्स के बाद जब मैं मास्टर्स करने गया तो उससे पहले ही मैंने वो घर की सारी सीढ़ियाँ वो स्लिप हो गया, जिससे मेरी नेक की वो डैमेज हो गई काफ़ी। तो फिर वही है कि हमारी वहाँ पे ना ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है थोड़ी सी, कि आप पहले होता ये कि आप सिर्फ स्किल पे वो कर रहे होते हैं कि आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या टेबल्स वगैरह इस तरह बनाते हैं, स्टिल लाइफ वगैरह, फिर आप पोर्ट्रेट्स वगैरह इस तरह बनाते हैं। फिर वो एक सवाल, फिर एक स्टेज ये आती है कि आप बना क्यों रहे हैं। तो उसमें हम लोग करते करते ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर फिगर्स बनाता था, और फिर उसके अलावा हर किसी को बनाना। तो वो कहते थे कि तुम क्यों बनाते हो, मेरे पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं 6 महीने का गिरा था एक मंजिल से पहले, किसी की वो गलती की वजह से। तो मुझे एपिलेप्सी हो गई और वो ब्लीडिंग नहीं हुई, क्लॉट्स बन गए। तो डॉक्टर्स ने कहा आप सारी में जिम, स्विमिंग, बॉडी बिल्डिंग और वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग जब बच्चे देखते हैं वो किसी चप्पल से या किसी ना किसी चीज़ से वो खेल रहे होते हैं, हम उनसे वो छीन लेते हैं ना चीज़, तो वो रोते हैं। मुझे लगता है ये जो सिलसिला है ना, ये सारी उम्र इंसान के साथ रहता है। किसी चीज़ के साथ हमारी एसोसिएशन हो जाती है और वो हमसे वो चली जाए, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, स्पेस है, आपके रिलेटिव्स हैं, तो वो हर दौर में वो रहता है, हर उम्र के हिस्से में। तो मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें फैसिनेट करते हैं, वो नहीं कर सकता मैं। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ, फिर जब मैं गिरा तो लोग मुझे ना क्या कहते हैं, बड़े एक अजीब तरीके से देखते थे, कि जैसे मैं बिल्कुल एक अलग सी वो एक इंसान हूँ, एलियन हूँ। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि एक कॉमन सी बात है कि हमारी जो एक एवरेज हाइट है 5-5.5 फुट होती है सबकी, लेकिन एकदम आपके सामने से कुछ 7 फुट का बंदा गुजरे, या बहुत ही छोटा गुजरे, या बहुत मोटा, तो आपको एक सडन जो एक रिएक्शन होता है आपके कि ये क्या था, तो लोगों का वो होता है। तो मैं सोचता था कि यार ये, क्योंकि मैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मुझे उलझन होती थी कि लोग मुझे क्यों इस तरह से देखते हैं। तो फिर मैंने ये किया कि मैं एक दिन, मैं 2 साल तो बाहर ही नहीं निकलता था, तो मास्क पहन के निकलता था, ताकि मुझे कोई पहचान ही ना पाए कि मैं कौन हूँ। तो वो सिर्फ आंखें ही नज़र आती थी। लेकिन बहुत से मेरे जानने वाले हैं, कभी मैं रिसेंटली कोई 15 साल 20 साल बाद मिला उनसे, और मैंने मास्क पहना और उन्होंने मेरी आंखों से मुझे पहचान ली है। इवन मेरा एक स्कूल फेलो था, उसने भी मुझे ऐसे ही पहचाना है। तो मैं कोशिश करता था कि बाहर ना निकलूँ। लेकिन फिर हुआ ये कि मैं पिछले शो में भी मैंने कभी हुआ था, मैंने बताया था कि मैं मज़ार पे जाता हूँ, दाता दरबार ना, अक्सर मज़ारात पे। तो मैं वहाँ भी मैं चला गया, तो मैंने वहाँ देखा जाके क्या कहते हैं, एक साहब थे कोई 20 साल का,
वो मेन गेट से मज़ार पे रेंगता हुआ है। तो मैंने जब उससे देखा तो मुझे लगा कि ये अगर ये इस हालत में यहाँ पहुँच सकता है ना तो मैं बहुत बेहतर हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मुझे मोटिवेट करते हैं, तो जिसकी वजह से अब मुझे वो जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी कम हो गई हैं फील करनी। दूसरा ये कि आर्टिस्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने जितने भी अंदर के जो कथारसिस होते हैं वो आप अपने आर्ट पीसेस में निकाल। हाँ, वो उसमें मैं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों को पेंट करूँ जिनको देख के, जो सोसाइटी में जिनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, या उनको करता हूँ जिनको सोसाइटी बिल्कुल नेगलेक्ट करती है। जैसे ये वो है जो अल्बाइनोज होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, जिनको शायद रात को नज़र भी नहीं आता। तो ऐसे ही मैं गुजरा हूँ एकदम कहीं से, तो वो मैंने इसको देखा, मैंने कहा मैंने आपको पेंट करना है ना। उसने कहा ठीक है, तो मैंने उसे पेंट किया। फिर अभी ये रिसेंटली हमारा एक शो हुआ था, पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कुछ गुजर गए हैं और जो हैं मेरे मोस्ट सीनियर जिनसे मैं इंस्पायर था, उनके साथ मेरा ये काम लगा था। तो मेरे लिए बड़ी ये ऑनर की बात थी। फिर वो पीछे एक लड़की हैं, वो ड्रामों में भी आती हैं आजकल, अमीमा सलीम नाम है उनका, तो ये उसका है। और ये मेरे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी है जहाँ मैं पढ़ा था। तो मैं फिर ऐसे ही चेहरे ढूंढता रहता हूँ जो मुझे मेरे जैसे लगते हैं, और मैं उन्हें फिर पेंट करता हूँ। तो अभी मैं कल भी पढ़ रहा था कि इंसान हमेशा अपने जैसी रूहों की तलाश में रहता है और उसे मिल भी जाती है। क्या बात है। मुझे आपकी स्टोरी इतनी मैं इंटरेस्ट लेके सुन रही हूँ, और आपकी लाइफ चेंजिंग जो मोमेंट्स रहे हैं, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। बुलंद साहब, ये जो रियलाइजेशन होती है ना कि मैं अभी भी बहुत सारे लोगों से बेहतर हूँ, ये अगर शायद हम आम इंसानों में भी आ जाए, और जितनी नाशुक्री हम करते हैं अपनी सब कुछ बेस्ट मिलने के बावजूद, तो ये चीज़ें शायद बेहतर हमारी लाइफ में हो जाए। मैं आपसे और भी बात करूंगी क्योंकि डॉक्टर किंजा भी हमारे साथ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कंजा, सॉरी ये किंजा और कंजा में मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, लेकिन आपका नाम डॉक्टर कंजा है। डॉक्टर कंजा, ये जो हम कोरियन ग्लास स्किन और ये जो स्किन के रूटीन है, इस पर बहुत बात करते हैं, ये है क्या? अच्छा देखें, सबसे पहले तो कोरियन ग्लास स्किन या किसी भी ग्लास स्किन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्किन को हाइड्रेटेड होना चाहिए, प्लम्प होना चाहिए, टेक्सचर फ्री होना चाहिए, पोर्स नहीं होने चाहिए। ये एक हेल्दी स्किन की निशानी है, जिसको हम आम ज़ुबान में आजकल बहुत ट्रेंड है कि आप कोरियन ग्लास स्किन कहेंगे या ग्लास स्किन कहेंगे, लेकिन बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं हमेशा हेल्दी स्किन पे बात करती हूँ कि हेल्दी स्किन की तरफ जाना चाहिए। जब आपकी हेल्दी स्किन होगी, उसमें ये 4 निशानियाँ पूरी होंगी, हाइड्रेटेड होगी, प्लम्प होगी, पोर्स नहीं होंगे, टेक्सचर नहीं होगा, इवन टोन होगी, तो वो आपकी ग्लास स्किन लगेगी। तो उस पर काम किया जाना चाहिए। और उसके जो बेसिक्स होती हैं वो मैं आपको बताऊं, स्किन केयर तो फाउंडेशन है ही स्किन को अच्छा रखने की, लेकिन उसके पीछे 4 और पिलर्स हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, तब जाके आपकी स्किन हेल्दी होती है। उसमें एक्सरसाइज का बहुत रोल है। जितनी आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी फेस के ऊपर, स्किन की तरफ, तो आपकी स्किन हेल्दी होगी। दूसरा, आपकी बैलेंस डाइट, आपकी क्लीन ईटिंग का इसमें बहुत रोल है कि आप कितने एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, कितने विटामिन सी से भरे हुए फूड लेते हैं। जैसे आपके फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ये सब कितना आप कंज्यूम करते हैं, उससे आपके फासिद मादे निकलते रहते हैं, ना सिर्फ स्किन से बल्कि इंटरनल सिस्टम से भी आपकी क्लेंजिंग होती रहती है। तो सेकेंड हो गया आपकी डाइट। थर्ड पे फिर आपका आता है जी हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है जी। और फिर जाके आपकी आती है स्किन केयर। स्किन केयर बिल्कुल एंड पे है, जिसको हम आजकल आई डोंट नो व्हाई कि हम बहुत ज़्यादा वी स्पेंड लाइक मनी ऑन स्किन केयर। ऑनेस्टली अब ये जो हमें सोशल मीडिया ने हर चीज़ में बता दिया है ना कि आपने हज़ारों रुपए इन्वेस्ट करने और आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, हम बाकी जो 4 पिलर्स आप बता रही हैं, 3 पिलर्स, हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। जब तक उन पे काम नहीं होगा स्किन अच्छी नहीं होगी, चाहे आप जो मर्ज़ी ऊपर से लगाते रहें। तो स्किन के ऊपर लगाने वाली भी वही 3-4 चीज़ें हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, SPF है, वही चीज़ें आपने लगानी है। लेकिन पहले अपने इन पिलर्स को खड़ा करें, तब आपकी स्किन जो है वो लॉन्ग टर्म यंग रहेगी और हेल्दी रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर किंजा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी स्किन देख रही हूँ। अब मैं आपकी स्किन केयर रूटीन पूछूंगी कि आप सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि आपकी माशाल्लाह स्किन इज़ वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो क्या आप इस्तेमाल करती हैं, आप बताएं। अच्छा देखिए
कीप इट सिंपल। मुझे लगता है कि इसको बहुत सिंपल रखें। मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं 25 स्टेप्स स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं, 10 स्टेप्स स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं। इट्स अ कोरियन ट्रेंड। मैं तो 3 स्टेप्स फॉलो करके आई एम डन। यस, यही मैं कहती हूँ कि बिल्कुल अपनी स्किन को इरिटेट मत करें। हमारे नेचुरल मैकेनिज्म्स होते हैं, हमारे अल्लाह ताला ने ऐसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हमारे अंदर बनाए हुए हैं कि आपकी स्किन ने 30 डेज़ के बाद शट ऑफ होना है, नीचे से नई स्किन ने निकलना ही निकलना है। तो आपने बस उसको हेल्प करनी है थोड़ी सी, ये नहीं कि उसको इरिटेट कर दें। आप जब 10 या 25 स्टेप्स करेंगे एक ही दिन के अंदर स्किन के ऊपर, स्किन इतनी सख्त इरिटेट हो जाएगी कि आप देखें आजकल की बच्चियों में ब्रेकआउट्स, एक्नी ब्रेकआउट्स, स्किन के आनीवन होना, मिलाजमा का होना, छाइयों का पड़ना इतना कॉमन हो गया है कि पहले ऐसे नहीं होता था। अगर हम अपनी एक नस्ल पहले जाके अपनी अम्मियों और दादियों की स्किन देखें तो बहुत लेट 40s तक उनकी स्किन बड़ी यंग, प्लम और इस तरह के मसलों से फाइन लाइंस, इस तरह के मसले होते ही बहुत लेट जाके थे यार। तो ये जनरल मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि स्किन को इरिटेट मत करें। बिल्कुल कीप योर स्किन रूटीन बिल्कुल सिंपल वाली, सिंपल जैसे आपने कहा 3 स्टेप्स आर इनफ। इससे ज़्यादा आपने नहीं करने। और उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। सबसे पहले अपनी स्किन टाइप का पता चला लें और फिर उसके अकॉर्डिंगली सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे। अब हर प्रोडक्ट जो भी आप देखते हैं सोशल मीडिया पे या किसी को यूज़ करते हुए, वो आप यूज़ नहीं कर सकते अपनी स्किन के ऊपर। आई विश ये समझ आ जाए लोगों को कि फलाने ने ये लगाया तो भाई स्किन पे सूट करेगा या नहीं करेगा, हमें नहीं पता, पर हमने लगा लिया है। जी, और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को हम बहुत फॉलो करते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी हैं और मेरे पास आते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा लाइव किया और स्किन ख़राब होगी और फिर उसके बाद बताया नहीं कि ये लगाने से स्किन ख़राब होगी या ये वाला तरीका करने से स्किन ख़राब होगी, और फिर वो डर्मेटोलॉजी से अपनी स्किन ठीक करा रहे होते हैं। तो इसे ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करें। अपनी स्किन को देखें कि स्किन आपकी ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई स्किन है, उसके अकॉर्डिंगली 2-3 सिंपल स्टेप्स अपने फॉलो करने हैं और आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है। स्टेप्स बता दें हमें। अच्छा जी, अब इस पर डिपेंड करता है कि स्किन कौन सी है। अगर हम सिंपल ड्राई स्किन की बात करें, जैसे आजकल विंटर का सीज़न है, विंटर सीज़न में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ड्राइनेस को कम करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है, हम बहुत महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र्स ख़रीदते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ एक सिंपल मॉइस्चराइज़र है। मेरी अम्मा हमेशा सर्दियाँ आती ही बना लिया करती थी, ग्लिसरीन का इस्तेमाल। अब ग्लिसरीन बहुत सस्ता मिल जाता है। मेरे ख्याल में वो जो अभी भी हमारे घर में फ्रिज में पड़ा होता है हमेशा, वो 100 रुपीज़ की बॉटल आई थी सी बस। तो अब ग्लिसरीन में अपना रोज़ वाटर ऐड कर लें, उसको मिक्स करके रख लें। ग्लिसरीन ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट का मतलब है कि वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से मॉइस्चर जज़्ब करता है और आपकी स्किन को दे देता है। तो आप बिल्कुल भी मॉइस्चर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे मैंने देखा है कि अक्सर ख़वातीन का भी यही होगा कि जैसे ही हम मुँह हाथ धोते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, हम मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं भर के, एक्लूसिव मॉइस्चराइज़र, कोई पेट्रोलेटम बेस्ड मॉइस्चराइज़र। 2 घंटे के बाद दोबारा से स्किन ड्राई हो जाती है। और सर्दियों में बहुत सारे लोग मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंट हो जाते हैं। हर 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। तो उसमें ड्राई स्किन में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंट नहीं होना। आपने अपनी स्किन को ब्रीद करने देना है, उसको थोड़ा सा वक्फ़ा देना है मॉइस्चराइज़र के दरमियान में, और मॉइस्चराइज़र ऐसे इस्तेमाल करने हैं जो ह्यूमेक्टेंट हों, जो आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें, ना कि एक एक्लूसिव लेयर ऊपर लगा दें और स्किन को बिल्कुल ड्राई कर दें। अब जो पेट्रोलेटम मॉइस्चराइज़र होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपकी स्किन का मॉइस्चर अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं और हर 2 घंटे के बाद आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने ह्यूमेक्टेंट मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने हैं, सिंपल अल्फाज में ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना है। तो ग्लिसरीन इस्तेमाल करें ड्राई स्किन के लिए, ख़ास तौर पे सुबह दोपहर शाम जब भी इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत अरसे तक दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉइस्चराइज़र। ये तो ड्राई स्किन का एक सिंपल सा तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आपकी कॉम्बो स्किन है तो कॉम्बो स्किन में हमारे टी जोन होता है, लाइक आपकी फोरहेड और ये नोज़ का एरिया और चिन, और सुबह उठते ही इस पर एक लेयर भी आई होती है, शाइनी सी एक लेयर होती है ऑयल की। तो जिनकी कॉम्बो स्किन है उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके 2 स्किन टाइप्स हैं। एक ऑयली स्किन है जो कि ये टी जोन है, और दूसरी ड्राई स्किन है जो कि चीक्स हैं। तो अक्सर लोग आते हैं, चीक्स बहुत ड्राई रहती हैं, क्रैक्ड रहती हैं, और जो टी जोन है उसमें ऑयल आता है या यहाँ फोरहेड पे एक्नी भी बन जाती है। तो इसको कॉम्बो स्किन की तरह ही ट्रीट करना है, और कोशिश करें कि आप बहुत एक्लूसिव मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक्नी के ब्रेकआउट्स आ सकते हैं। तो मॉइस्चराइज़र सिर्फ ऐसे लोगों ने सिर्फ अपने चीक्स के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है और टी जोन में अप्लाई नहीं करना होता।
तो इसी तरह जब ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन में फिर हम कहते हैं कि आप टोनर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, उसमें ग्लिसरीन इतना ज़रूरी नहीं है अब, तो आपने टोनर्स इस्तेमाल करने हैं। अगर आप ऑर्गेनिक टोनर में मुझे पूछें तो मुझे अर्के गुलाब बहुत पसंद है। रोज़ वाटर बेस्ट टोनर है, आप टोन अप करता है, एक्ने की ब्रेकआउट्स को रोकता है, एक्सेसिव ऑयल को ख़त्म करता है, तो ये एक ऑर्गेनिक तरीका है। अगर बाकी आप मुझसे मेडिसिन का पूछेंगे या दूसरी कमर्शियल, वो तो जाहिर है फिर आपकी स्किन टाइप के मुताबिक आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ये वो चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका इम्पैक्ट अच्छा होता है आपकी स्किन के ऊपर। अगर ये आपको लगता है कि आपको फ़ायदा ही नहीं पहुंचाते तो ये नुकसान भी नहीं पहुंचाते, दो के फ़ायदा पहुंचा रहे हैं आपकी स्किन को। ठीक हो गया, हमारे किचन में भी कुछ हो रहा है लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो बुलंद इकबाल साहब, डॉक्टर कंजा और मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। हमारे किचन के अंदर कुछ एक्टिविटी चल रही है, मुजम्मिल का खाना बन रहा है। मुजम्मिल, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको चिकन रोलाट के लिए? चिकन रोलाट के अंदर मुझे मशरूम रिक्वायर्ड है, चीज़ रिक्वायर्ड है और उसके अंदर मैंने इसकी सीजनिंग की है विद पेपरिका, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सोल्ट के साथ। ठीक है। और थोड़ा सा हमें रेसिपी बताएं कि अभी आपने चिकन को क्या किया है और अभी आप सॉस बना रहे हैं? जी, चिकन में फिलिंग करके चीज़ एंड मशरूम की, उसके बाद उसको सीजनिंग करके उसका रोलाट बनाया है और उसके बाद उसकी ब्रेडिंग की है मैंने एग के साथ, फ्लावर के साथ एंड ब्रेड क्रम्स के साथ। उसके बाद अभी मैं उसको लो हीट पे फ्राई कर रहे हैं। ओके, फ्राई करें, डीप फ्राई नहीं करें आप, सिर्फ सौते करें? नहीं, डीप फ्राई करें। ओके। और अभी आपको सॉस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सॉस के लिए मुझे ऑयल चाहिए, गार्लिक चाहिए, मुझे क्रीम चाहिए, पार्मेजान चीज़ और उसके साथ जो उसकी सीजनिंग्स है वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सोल्ट। ठीक है। और साथ इटालियन हर्ब्स। लवली। तो अभी आप साथ साथ ये कर रहे हैं और कैमरा इसको दिखाता रहेगा। मीनवाइल हम बुलंद साहब की तरफ चलते हैं। बुलंद साहब, ये अवार्ड्स भी कुछ आपके आगे पड़े हुए हैं, हम मेगा आर्ट अवार्ड के हवाले से जानना चाहेंगे और उसके अलावा भी आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अवार्ड मिले हैं। आप थोड़ा सा बताएं अवार्ड्स के हवाले से। ये जो ये वाला छोटा वाला जो है, ये बेसिकली जब हम यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रहे थे तो हमें उस टाइम पे ना हर साल गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी है पेशावर में, बिल्कुल, तो वहाँ में लेके जाया जाता था 3-4 दिन के लिए। तो वहाँ पे कोई 8-9 कैटेगरीज होती हैं जिसमें पोर्ट्रेट है, फेस पेंटिंग है और इसके अलावा ड्राइंग हो गया। तो मुझे वहाँ पे हमें वहाँ पे सामने बिठा के कोई ना कोई मॉडल उसको हमने बनाना होता था। उसमें होता ये था कि मैं 3 दफ़ा वहाँ गया। तो पहली दफ़ा मैं गया तो वो मैं शायद 3rd नंबर पे आया। तो दूसरी दफ़ा मैं जब गया तो मैं दूसरे नंबर पे आया और तीसरी दफ़ा मैं जब गया तो मुझे ये अवार्ड मिला था। ये बात है कोई 2010 की। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन अभी ये जो रिसेंटली मुझे मिला है ये पाकिस्तान के तकरीबन सबसे बड़े अवार्ड्स में आता है। इसमें होता ये है कि मुझे एक रात मैसेज आता है कि आपको ये अवार्ड मिल गया है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि मुझे मिल सकता है? तो वो क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा काम मतलब इतना अच्छा है। मुझे लगता है कि मुझे अभी शायद बहुत ज़्यादा आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने काम को, ऐसे नहीं है, इतना ज़बरदस्त काम है अभी तो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा काम इस है। वो एक होता है आपकी मतलब है कि आपकी दौड़ कितनी आगे की है। जैसे मुझे लगता है कि अगर कामयाबी तक पहुंचने की जो मेरी डेस्टिनी है, जहां मैंने जाना है, अगर उसकी कोई 1 लाख स्टेप्स हैं तो शायद अभी मैंने इसके बाद एक अभी क्रॉस किया है। तो मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कितना टाइम और कितनी वो ज़िंदगियाँ ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि वो जो सेटिस्फेक्शन का वो जो एक ये जो नाम वर्ड है ना, ये हर किसी के लिए अलग अलग है, बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए वो फिर जब ये मुझे मिला है तो मुझे इन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं वहाँ पे ना मोहट्टा पैलेस कराची, तो आपने वहाँ पे आना है। तो मैं इसके लिए चला गया और मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या तुमने अप्लाई किया था इसमें, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में जो अवार्ड्स इस तरह के होते हैं आप उसमें अप्लाई करते हैं, उसकी एक फ़ीस है, फिर आप अपना काम भेजते हैं, उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाएँ तो फिर आपको अवार्ड मिलता है। अब मुझे जितने लोगों ने पूछा तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था कि मैं उन्हें क्या बताऊँ। शायद उनको ये भी लगता होगा कि ये बता नहीं रहा कि कोई ऐसा इसने कोई वो लड़ाया, कोई सिफारिश है इस तरह। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि हम पूरा साल जो है ना वो पूरा नोट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और गैलरीज के थ्रू कि किसका काम कैसा जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी है या नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको ये अवार्ड मिला है। तो इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन जूरर्स का भी, जिसमें डॉक्टर अर्जुमंद फैसल हैं गैलरी 6 के, फिर RM नईम साहब हैं, वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाते हैं, डॉक्टर राहत नवीद मसूद है पंजाब यूनिवर्सिटी की, और फिर नूरजहां बिलग्रामी है कोयल आर्ट गैलरी कराची। तो ये मेरे लिए बड़े एक ऑनर की बात है कि मुझे ये अवार्ड मिला है, हालांकि मैं अभी तक इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। नहीं आप कर लिए, आपको ये अवार्ड मिला है, आपके सामने पड़ा है ये मुझे जब से मिला हुआ है ना, मैंने इसको दोबारा देखा भी नहीं है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब आपको अवार्ड मिल जाता है ना, तो मेरे लिए तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब ये है कि मुझे मेहनत दोबारा मजीद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। तो मेरे एक जानने वाले हैं, 2-3 साल पहले मैंने उनसे कहा कि मुझे तो आज तक कभी अवार्ड नहीं मिला, ना कभी मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो वो कहते हैं कि पानी अपना रास्ता जो है ना खुद बनाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात याद रखना कि अक्सर लोगों को जब अवार्ड मिलता है ना, तो एक ईगो के बबल में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें काम आ गया है, तो वो ग्रोथ उनकी ना रुक जाती है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको देखने बैठ जाऊँ ना, तो मुझे यकीन है कि मैं रुक जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा, मुझे बुलंद साहब ये बताएं, जो आपका काम ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स में है, इसके अलावा भी आपने अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई किया या स्पेसिफिकली आपका अपना पोर्ट्रेट है? जी, नहीं, मैं सिर्फ पोर्ट्रेट्स नहीं करता, लेकिन मैं स्टिल लाइफ्स करता हूँ, जैसे यहाँ पे एक लगी हुई है, मैं शायद ओके इधर ये वाली हम लगा लेते हैं। आपको माइक लगा हुआ है, आपको ये अभी कर देते हैं। अभी आप इशारा करेंगे तो कैप्चर कर लेंगे कैमरे में। तो ये इसके साथ लगी हुई है। हाँ जी। और इसके अलावा मैं लैंडस्केप्स बहुत बनाता हूँ, ठीक है, मैं डॉग्स बहुत बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं पेंट कर रहा हूँ और मैंने करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। बाहर के कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हर तरह के वो चीज़ें और सब्जेक्ट्स पेंट किए हैं, तो मैं अपने आप को इस पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता। ओके। मुझे डॉग्स और हॉर्सेस बहुत ज़्यादा पसंद है पेंट करना। जी जबरदस्त। तो मुझे बुलंद साहब ये बताएं कि अब ये जैसे आप ये पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, ज़ाहिर एक आइडिया, जैसे आपने कहा कि आपको जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं आप उसके पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब एक पोर्ट्रेट तैयार करने में उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, एग्जीक्यूशन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? मेरे लिए मुझे लगता है कि जो पहला आइडिया था जिसके बेस पे मैं सारा काम कर रहा हूँ, वही मेरे लिए मुश्किल था कि मैंने करना क्या है। और असल चीज़ आपका आइडिया होती है, उसके बाद आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत से लोग जो हैं वो आइडिया पे ही स्टक कर जाते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आती कि हमने करना क्या है। तो ये मुझे तकरीबन इसके लिए भी कोई 10-12 साल लगे सोचने में कि मुझे क्या करना है, लेकिन ये है कि जब मैं उसके अंदर गया तो ये मज़ीद वो खुलता गया अंदर से। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे सम टाइम, अभी मेरा एक लास्ट एग्जीबिशन हुई थी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ, तो हमारी फैकल्टी एग्जीबिशन थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने ना 2-3 दिन है उसके अंदर आपने काम करके हमें सबमिट कराना है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि मैं कर लूँ, लेकिन ये था कि मैंने एक ही रात में उसको करके अपना ही सेल्फ पोर्ट्रेट वो मैंने कर लिया। और क्योंकि मैं बहुत जल्दी काम करता हूँ, मैं आराम से नहीं करता, बट डिपेंड करता है साइज़ पे भी और कभी कभी टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो क्योंकि मेरी बॉडी इस तरह की है, उसमें थोड़ी सी, तो मैं फिर आराम से काम नहीं करता, मुझे होता है कि उसको लेकिन उसके बावजूद मुझे उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है जो एक किसी भी आर्ट पीस के लिए रिक्वायर्ड होता है। स्टैंडर्ड है, या इट्स लाइक ओके परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर कंजा, यहाँ भी हमने जैसे स्किन केयर के हवाले से बात की, हमारे यहाँ नॉर्मली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डाइट के थ्रू आपकी स्किन को बेहतर करने में रोल प्ले कर रही होती है, जिसमें आपने विटामिन्स का जिक्र किया और दीगर चीज़ों का। हमारी डाइट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए जो कि हमारी स्किन के लिए हेल्दी और अच्छी हों? जी, सबसे पहले तो यही चीज़ जिसकी हमने बात की, एंटीऑक्सीडेंट्स मस्ट होने चाहिए। बाकी तो आपने बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी है, जिसमें आपके 50 to 60% कार्ब्स होंगे, 35% प्रोटीन्स होंगी, 10 to 15% फैट्स होंगी। ये बैलेंस का आपने ख्याल रखना है। आजकल हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी डाइट्स आई हुई हैं, कीटो डाइट एंड दिस डाइट एंड आर्मी डाइट, तो उसमें हम उस बैलेंस को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। जब हम उस बैलेंस को ख़राब करते हैं ना, सिर्फ ऑयल्स कंज्यूम करने शुरू कर दिए, तो आपकी बैलेंस ख़त्म हो गया, तो आपके एसेंशियल
न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे आपके इंटरनल सिस्टम्स को भी और आपकी स्किन को भी, तो डेफिनेटली उससे मैंने खुद देखा है कीटो डाइट के बाद बहुत सारे लोग आते हैं मिलाजमा के साथ, छाइयों के साथ आते हैं, हेयर फॉल शदीद हो जाता है, स्किन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्या कहूँ कि डेड होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को ऑयल कंज्यूम करने की वजह से एक्नी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ बैलेंस का ख्याल रखें। जो बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, हमने इतने % जो चीज़ लेनी है उसको प्लीज़ लें। चाहे आप कार्ब्स को अवॉइड कर रहे हैं, आप होल कार्ब्स की फॉर्म में लें, ठीक है, ये लेना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट लें। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट लाजमी हैं, जिसमें आपके विटामिन सी रिच फूड बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके सारे फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट में होते हैं, विटामिन सी होता है। जितने तुर्श फल हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप देख लें आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं, तो ऑरेंजेस बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी ज़रूर कंज्यूम करें, इससे आपका कोलेजन बनता है। विटामिन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कोलेजन के बनने में, तो वो आपने कंज्यूम ज़रूर करना है। फिर कोलेजन को इटसेल्फ, तो आप अब कोलेजन को इटसेल्फ भी ले सकते हैं, एम्प्यूल्स, कोलेजन शॉट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप इसको नेचुरल सोर्स में लेंगे तो आपकी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करती है। जैसे बोन ब्रॉथ, अगेन उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स कंटेंट होते हैं, मैं ये नहीं कहती रोज़ लें, लेकिन बोन ब्रॉथ को या यखनी को आप हफ्ते में एक आध दफ़ा कंज्यूम ज़रूर किया करें। उसमें प्योर सोर्स ऑफ कोलेजन है। कोलेजन लेना बहुत ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये उसके अलावा जो चौथी चीज़ है, आपने हाइड्रेटेड रहना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। 95% ऑफ आवर बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई है। पानी का ख्याल रखें, पानी के बैलेंस का ख्याल रखें, तो आप देखेंगे कि यही चीज़ें करने से आपकी स्किन पे कैसा ग्लो आएगा कि लोग पूछेंगे कौन से ट्रीटमेंट्स करा रहे हो। तो ये चीज़ें आपने पहले ख्याल रखनी, उसके बाद स्किन केयर आती है। जी। अच्छा डॉक्टर कंजा, आपने खुद कहा कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस से जुड़ी होती हैं कि आपकी स्किन के लिए क्या चीज़ अच्छी है, आपने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आप कौन सी डाइट ले रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। हम जाते हैं, हम फार्मेसी पे जाके कह देते हैं, या हम किसी ब्यूटी स्टोर पे जाके कहते हैं जी हमें दे दें, बट वी डोंट इवन रियलाइज़ कि हमारी स्किन के लिए है अच्छी या नहीं है। डू एंड डोंट्स जहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं, व्हाट डू यू प्रेफर कि ओवर द काउंटर चीज़ें लेने से कितना हमें अवॉइड करना चाहिए? मैं अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, ओवर द काउंटर चीज़ें मैं खुद हैरान होती हूँ कि हमारी थोड़ी सी रेगुलेशन इतनी ठीक नहीं है। हमारी बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ की पोटेंट मेडिसिन्स भी ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। एब्सोल्युटली। अगर बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट में बात करूँ तो हमारी एक चीज़ होती है AHA BHA पील्स, ग्लाइकोलिक एसिड, राइट। बहुत ट्रेंड है कि आपने ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को फाइन लाइन से बचाती है, आपकी मुलाजमत ठीक करती है। लेकिन आपकी स्किन क्या उसके लिए तैयार है या नहीं है, या क्या होता है कि हम बहुत लालच में आ जाते हैं, हम ग्लाइकोलिक एसिड भी रोज़ाना लगा रहे हैं। तो हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा अगर आप 7% कंसनट्रेशन से ज़्यादा ग्लाइकोलिक एसिड पील यूज़ करेंगे, आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, ऊपर वाले स्किन बैरियर बिल्कुल रप्चर हो जाएगा और आपको ब्रेकआउट्स आएंगे, मुलाजमा ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाएगा और ड्राई पार्च स्किन हो जाएगी बिल्कुल। तो ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी इंसाइट होनी चाहिए कि ये कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आपका पीछे एक मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है पूरा, उसको आपने पूरा थॉरली पढ़ा नहीं हुआ, एक आम इंसान नहीं सोच सकता कि इसको किस तरह से और कैसे इस्तेमाल करना है, अब थॉरली उसकी इंसाइट नहीं होती। तो इसलिए मुझे कुछ इससे इख्तलाफ है कि आप जब बहुत कॉन्सनट्रेटेड और बहुत पोटेंट सीरम्स यूज़ कर रहे हैं स्किन के ऊपर, तो ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होने चाहिए। उनके ख़ास परसेंटेज स्पेसिफाई होनी चाहिए कि जी इस परसेंटेज में ओवर द काउंटर मिलेंगे, इससे ज़्यादा अगर लेने हैं तो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएँ। और फिर यू आर सो राइट, हमारे एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो स्किन के रूटीन में भी एक स्पेसिफिक ब्रांड की हैं, जो लोग इस तरह के पील्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई हैव सीन पीपल जिनकी स्किन बेचारी सत्यानाश हो जाती है और रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। हम ये स्किन वाला मामला इट्स सो सेंसिटिव। आप विद टाइम अगर आप एज कर भी रहे हैं, अगर आप उस एज ग्रेसफुली कर रहे हैं, आपकी स्किन भी ट्रस्ट में बहुत अच्छी लगती है। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं,
जिनकी अगर फाइन लाइंस हैं भी तो उसको ओन कर रही हैं, और विद टाइम जाहिर है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, आप उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से। इट्स अ हार्श रियलिटी, आपको अपने उस पर करना है। अच्छा जी, मुझे लग रहा है हमारा चिकन रोल आज रेडी हो गया है मुजम्मिल। ओह वाह, तो ये जो सॉस है इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या कोई टिप देना हमें मुजम्मिल? इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैंने जो वाटर है या मिल्क वो यूज़ नहीं किया, ताकि वो सेंटर में ही रहे और लाइक प्लेट के अंदर ना फैल जाए। उसके लिए मैंने क्रीम ज़्यादा यूज़ किया है और वाटर और मिल्क नहीं यूज़ किया। ठीक है। अच्छा जी, इसकी शक्ल दिखा दें, बड़ा खुश शक्ल खाना लग रहा है। अच्छा मुजम्मिल, मुझे ये बताएं कि अब तक की आपकी सबसे बेस्ट डिश कौन सी है, जो आपको लगता है कि इस पर आप हर कंपटीशन में या किसी न किसी कंपटीशन में जो जजेस हैं उनकी बड़ी फेवरेट रही हो? मैं कोई भी रेसिपी जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं करता। लाइक मैं अगर कोई रेसिपी है उसके अंदर अपना इनोवेशन करके लाइक कुछ न्यू करके उसको आगे प्रेजेंट करता हूँ। तो जो मेरी बेस्ट थी ना, मैं आपको बताया इटालियन कुजीन में, तो मैंने पेस्टो एग्स बनाए थे जिसकी बेस के ऊपर मैंने रखा था कीश टार्ट को डीकंस्ट्रक्ट करके, और उसके साथ बेसल ऑयल एंड अदर जो एलिमेंट्स होते हैं। तो और मेरी एक प्लेट के अंदर मोर देन 12 to 13 एलिमेंट्स होते हैं। ओह लवली। तो अच्छा मुजम्मिल, मुझे ये बताएं, तो घर में तो आपको सब कहते होंगे कि खाना बना दो, अम्मी का दिल नहीं कर रहा, बहन का दिल नहीं कर रहा, आज मुजम्मिल खाना बनाएगा, ऐसा नहीं? अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं खुद बना देता हूँ, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे ही नहीं होता, फ्री नहीं होता, तो इसलिए नहीं फिर खा पाता। मुजम्मिल ये बताएं, आपका इसके अलावा शेफ़ वाला काम तो चल रहा है, इसके साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त मुजम्मिल, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मैं भी इसको ब्रेक में ट्राई भी करूँगी, क्योंकि बुलंद साहब अभी आपसे हम बात करते हैं और आपकी ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ज़ाहिर आपने पढ़ा भी रहे हैं, जैसे आपने भी कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि एक आर्टिस्ट जो कि खुद आर्ट कर रहा हो या उसकी एक स्पेशलिटी हो, उसको आगे कन्वे करना इटसेल्फ बड़ा मुख्तलिफ और चैलेंजिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे क्या कहते हैं, शुरू से शायद शौक था पढ़ाने का, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट होते हैं कभी भी इतना प्रेफर नहीं करते टीचिंग को। उसकी वजह ये होता है कि उनकी अपनी प्रैक्टिस है ना वो रुक जाती है। तो मैं क्योंकि परमानेंट नहीं हूँ वहाँ पे, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए वीक में जाता हूँ। बाकी 3, लेकिन वो नहीं, 3 दिन में भी मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और वही साथ काम भी करता हूँ, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे टीचर को आता नहीं है। तो वो मेरी अपनी प्रैक्टिस भी होती रहती है, लेकिन उससे ये होता है कि टीचिंग से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो वो मैं पहले शायद मैं जब से पढ़ा रहा था इससे पहले मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था आर्किटेक्चर डिज़ाइन में, और उससे पहले मैं सरगोदा में पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी में, उससे पहले मैं कुछ स्कूल्स में पढ़ा रहा था, लेकिन कभी इतना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था। क्योंकि जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया, क्योंकि इसका कैलिबर जो है वो पाकिस्तान में आर्ट को लेके बहुत ज़्यादा है, इसके जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं इवन NCA के, तो बहुत ज़्यादा इनका कंपटीशन रहता है। तो यहाँ आके ना मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और टीचर्स की एक्सपेक्टेशन थी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो मेरे लिए था कि अब ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मुझे ऊपर से फर्स्ट ईयर मिलती है हमेशा जो बेस होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको सिखाऊं ताकि आगे जाके उनको वो प्रॉब्लम्स ना हो जो हमने फेस की हैं। ज़बरदस्त। इन द एंड चूँकि मेरे शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, बुलंद साहब, एनीथिंग यू वांट टू से फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, कैमरा इज़ ऑल योर्स। मुझे लगता है कि जो नए आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं आर्ट में, इनको चाहिए कि थोड़ा सा सब्र रखें, और उनको ये होता है कि हम रातों रात ना मशहूर हो जाएं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उनको चाहिए कि मेहनत करें और फिर वक्त सबका आता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लवली लवली। डॉक्टर कंजा, इन द एंड आप भी कुछ कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? जी बिल्कुल, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट यही कहूँगी कि ग्लोई स्किन जो है वो सिर्फ स्किन केयर का नाम नहीं है, इट्स अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल। इसमें आपकी एक्सरसाइज, आपके पानी, आपकी बैलेंस डाइट, इस सब का बहुत रोल है। तो इन सब का ख्याल रखें और उसके बाद स्किन केयर भी करें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, आपका भी, बुलंद साहब आपका भी, और डॉक्टर कंजा आपका भी। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। मंडे को हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लेकर आए, क्योंकि वीक का स्टार्ट होता है। मेरे लिए इटसेल्फ स्टार्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन आई मेक श्योर कि आपका स्टार्ट भी अच्छा हो। और फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने लाजमी देना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।